हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 क्लास 10 का जो साइंस का जो चैप्टर 2 है उस चैप्टर 2 के आगे के टॉपिक्स जो पिछला एक लेक्चर हम दिए हैं यूट्यूब पे, उसमें हमने आपको पढ़ाया कि एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। एसिड का मतलब क्या आपको बताया गया था कि जो जिसका टेस्ट अगर चखते हम लोग जीभ पे टेस्ट करते हैं तो जिसका टेस्ट खट्टा होता है उसे एसिड कहा जाता है और जिसका टेस्ट बीटर होता है उसे बेस कहा जाता है। हम अपने डेली लाइफ में अगर उनका एग्जांपल्स देखें तो इमली हो गया, विनेगर हो गया, ये सब खट्टे होते हैं तो इन्हें कहा जाता है मतलब इनमें एसिड्स होते हैं जिसके चक्कर में खट्टे होते हैं। और बेस जिसका एग्जांपल आपको दिया गया था बेकिंग सोडा, ये सब बेस होते हैं। अगर हम लोग इसके डेफिनेशन का बात करें तो एसिड्स जो होता है वो एसिड्स वैसे सब्सटेंस होते हैं जो वाटर में डिजोल्व होने के बाद वो H+ आयन या हाइड्रोनियम आयन कह सकते हैं उसे आप, H+ आयन जो बाद में हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है तो उसमें वो जो सब्सटेंस H+ आयन या हाइड्रोनियम आयन रिलीज करता है उसे कहा जाता है एसिड्स। और जो सब्सटेंस OH- आयन रिलीज करता है, हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करता है, उसे कहा जाता है बेस। हम लोग उसके कुछ प्रॉपर्टीज भी देखे थे, वो प्रॉपर्टीज और इसको अगर अच्छे से समझना हो तो थोड़ा इसके पहले का वीडियो भी एक बार देख लीजिएगा। हम लोग आज आगे कंटिन्यू करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने कल लास्ट में देखा था ये स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। यहाँ बताया गया था आपको कि स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या होता है कि जो एसिड बहुत ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन आयन को रिलीज करता है उसे कहा जाता है एसिड, और जो एसिड कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन को रिलीज करेगा उसे कहा जाता है वीक। सॉरी मिस्टेक हुआ, फिर से। जो एसिड ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है उसे स्ट्रॉन्ग एसिड कहा जाता है, और जो एसिड कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा उसे वीक एसिड कहा जाता है। उसी तरह से बेस के साथ भी है, जो ज़्यादा OH- रिलीज करेगा उसे कहा जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस, और जो कम करेगा उसे कहा जाएगा वीक बेस। इसके एग्जाम्पल्स आपको दिए गए थे, ये सारे एग्जाम्पल्स दिखाए गए हैं। इसको बहुत अच्छे से पिछले वीडियो में बताया गया है, तो आप चाहे तो वहाँ जाके देख सकते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं कॉमन एसिड्स जो हमारे NCERT बुक में दिया हुआ है। मतलब हम अपने डेली लाइफ में वैसे कौन कौन से चीज़ों का उपयोग करते हैं जिसके अंदर ये एसिड्स होते हैं और कौन कौन से एसिड किसमें होता है, हमें उसको भी देखना है। तो चलिए, ये NCERT में दिया हुआ है, आप लोग को ये जरूर याद रखना पड़ेगा, इसलिए कॉपी में इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चंस या इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। चलिए, तो विनेगर पहला जो हमारा है वो है विनेगर। विनेगर आप कहाँ पर देखें इसको यूज़ करते हुए? तो मैंने कल भी इसका एग्जांपल दिया था, आपको बताया था जब चाउमीन बनता है तो चाउमीन बनाते टाइम देखिएगा तो एक बॉटल में आपको लगेगा कि पानी है, लेकिन वो पानी नहीं रहता, विनेगर होता है एक्चुअली। वो हल्का हल्का छिड़का जाता है चाउमीन में, उसे अगर आप टेस्ट करके देखिए जीभ पे तो आपको खट्टा फील कराएगा, वही है विनेगर। या मार्केट से खरीदिए, टैग लगा उस पर रहता है विनेगर। तो ये विनेगर जो होता है वो चूँकि खट्टा होता है इसलिए उसके अंदर एसिड होता है। तो विनेगर के अंदर कौन सा एसिड होता है? तो विनेगर का जो एसिड उसे कहा जाता है एसिटिक एसिड। क्या ये? एसिटिक एसिड। इसका दूसरा नाम क्या है? एसिटिक एसिड। इसका दूसरा नाम है एथेनोइक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड का दूसरा नाम एथेनोइक एसिड। तो कभी अगर आपको एथेनोइक एसिड दे दे तो आप कंफ्यूज ना करिएगा। विनेगर में एसिटिक एसिड जिसका दूसरा नाम है एथेनोइक एसिड, ये एसिड होता है। आगे देखते हैं टोमेटो। आप सबको पता है टमाटर में कौन सा एसिड होता है? ऑक्जेलिक एसिड, है ना। टमाटर में कौन सा एसिड है? ऑक्जेलिक एसिड, ध्यान रहेगा। उसी तरह ऑरेंज जो संतरा है, उसमें होता है साइट्रिक एसिड। ठीक है, संतरा हो गया, नींबू हो गया, दोनों में देख लीजिए आप, ये संतरा है, ये देखिए लेमन, नींबू है, तो दोनों में होता है साइट्रिक एसिड। ठीक। जो टेमरिंड है, इमली में क्या होता है? तो इमली में टार्टरिक एसिड, इमली में है टार्टरिक एसिड। ठीक। ये जो कर्ड है, दही,
वो दही में है लैक्टिक एसिड, ठीक है ना। ऐसे हमारे अगल बगल और भी बहुत सारी चीज़ें जिसमें एसिड्स होते हैं, लेकिन ये कॉमनली जो देखने को मिलता है और जो हमारे एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है उनका चर्चा यहाँ पे है, ध्यान रहेगा। यहाँ पर एक और चीज़ आप जान लीजिए, एक यहाँ से छूट गया है, जो चींटी का डंक होता है, जैसे कभी आपको चींटी काटती है या तो मधुमक्खी हो गया, बिरनी हो गया, बिरनी समझते हैं आप, तो वो सब जब आपको काटता है या किसी को काटता है तो आप देखते हो बहुत ज़्यादा जलन देता है। तो उसमें कौन सा एसिड होता है? एक्चुअली उसमें भी एसिड ही होता है, चींटी के डंक में, या तो जो मैंने समझाया बिरनी हो गया, मधुमक्खी हो गया, बी वगैरह, उसके डंक में भी एसिड होता है। वो एसिड होता है मेथेनोइक एसिड। मेथेनोइक एसिड, जिसे हम दूसरे नाम से जानते हैं फॉर्मिक एसिड। जिसका दूसरा नाम क्या है? फॉर्मिक एसिड। मेथेनोइक एसिड को दूसरे नाम से कहते हैं फॉर्मिक एसिड। किस में होता है? तो चींटी का डंक में ये होता है, चींटी का डंक, मेथेनोइक एसिड। समझ पाए? तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये एसिड्स को। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं अब इंडिकेटर्स। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है इंडिकेटर्स। तो थोड़ा सोचिए कि अगर आपको 2 बीकर दे दिया गया और दोनों बीकर में सॉल्यूशन है, कुछ है पता नहीं, और अगर आपसे पूछा जाए कि दोनों में से किस में एसिड है और किस में बेस है, या बेस है कि नहीं पता बात की बात है, लेकिन किस में एसिड ये आपको पूछा जाए। 2 बीकर, दोनों में सॉल्यूशन है, हमको नहीं पता, हो सकता है किसी में पानी हो, किसी में एसिड हो, किसी में बेस हो, क्या हमको नहीं पता। बस 2 आपको दिया गया, दोनों में कुछ ना कुछ है, सॉल्यूशन है, कलरलेस है, उसमें कोई कलर भी नहीं है, आपको देखने में लगेगा पानी के जैसा। तो अगर उसमें आपसे पूछा जाए कि दोनों में से किस में एसिड है, ये कैसे पता करेंगे आप? तो कोई कह सकता है, किन्हीं के माइंड में आ सकता है ये बात कि सर टेस्ट कर लेंगे, जीभ से टेस्ट कर लेंगे। जीभ से टेस्ट करने पर वो अगर खट्टा होगा तो एसिड हो जाएगा, दोनों में से टेस्ट कर लेंगे। तो मैंने आपको पहले ही बताया है, आज भी जान लीजिए कि एसिड जो होता है वो कोई एसिड बहुत खतरनाक होता है, वेरी डेंजरस। तो जो कुछ एसिड्स बहुत खतरनाक होते हैं, हमको पता तो नहीं कि उसमें से कौन सा एसिड है, कौन आसान मतलब बढ़िया नॉर्मल एसिड है, कोई बहुत ज़्यादा खतरनाक एसिड है, हमको पता तो नहीं, देखने से पता चलेगा भी नहीं। तो हम बिना जाने कि वो खतरनाक है कि कोई दिक्कत उससे नहीं है, हम उसे जीभ से कैसे टेस्ट करें? ऐसे भी कोई केमिकल को जीभ से टेस्ट करना बेवकूफ़ी हमारी है, उसे कभी भी टेस्ट जीभ से नहीं करना चाहिए। तो बीकर में जो दिया हुआ सॉल्यूशन उसे हम जीभ से टेस्ट नहीं करेंगे, ये हमारी बेवकूफ़ी होगी। फिर तो सर उससे टेस्ट तो नहीं कर सकते, फिर कोई दूसरा उपाय करना पड़ेगा। तो अब हम ऐसा कोई चीज़ उसके अंदर डालेंगे और उससे चेक करेंगे। तो जिस चीज़ के सहारे, वैसा कोई चीज़ अभी देखेंगे यहाँ पे, जिस चीज़ के सहारे हम टेस्ट कर पाते हैं कि जो बीकर में दिया हुआ सॉल्यूशन है वो एसिडिक है कि बेसिक है, मतलब वो एसिड है या बेस है या न्यूट्रल है या कुछ भी नहीं, मतलब तो एसिड है या बेस है, जिस चीज़ के सहारे, जिस कोई भी ऐसा उपाय जिसके सहारे हम पता कर पाते हैं कि वो एसिडिक है या बेस है, उसे उस चीज़ को कहा जाता है इंडिकेटर। समझ पाए? इंडिकेटर वर्ड से पता चलता है आपको। इंडिकेटर मतलब इंडिकेट करने वाला, इंडिकेट करने वाला, इंडिकेट समझ पाते हैं आप? आपको पहले बता देगा, उसको टच करिए, उसको चेक कर, मतलब उसके सहारे आप ये पता कर लेंगे पहले ही कि वो एसिडिक है कि बेसिक है ना, वो पहले इंडिकेट कर देगा आपको। ठीक, तो इंडिकेटर का मतलब समझ पाए? इंडिकेटर का मतलब ऐसा कोई भी चीज़ होगा जिसके सहारे हम एसिड या बेस की जांच कर पाते हैं, उसे कहते हैं इंडिकेटर। ठीक, ये डेफिनेशन आप देख सकते हैं, सब्सटेंसेस दैट टेल अस वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। कोई सब्सटेंस जो है वो एसिडिक है या बेस है बाय चेंज इन कलर और स्मेल। मतलब जब उसको वो इंडिकेटर को उन दोनों में डाला जाता है तो या तो ये कलर चेंज कर देता है या तो फिर स्मेल चेंज कर देता है। कलर चेंज करे तो हमें दिख जाएगा, तो हम पकड़ लेंगे कि एसिडिक है बेसिक है। और अगर
स्मेल चेंज करता है तो सूंघ लेंगे, पता चल जाएगा, सूंघने से पता चल जाएगा हम लोग को कि कैसा नेचर का है वो। मतलब इंडिकेटर ऐसा चीज़ है जिसको उसमें डालते हैं सॉल्यूशन में, तो डालने के बाद वो अपना या तो कलर बदलेगा या तो स्मेल चेंज करेगा। और इसके सारे हम लोग को पहले पता चल जाता है कि वो एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, चलिए तो इंडिकेटर, उसका एक एग्जांपल आपको, इंडिकेटर बहुत टाइप के होंगे, आगे पढ़ लेंगे हम लोग। उसका एक एग्जांपल आपको दिया गया लिटमस सॉल्यूशन, आगे इसको देखेंगे, आगे बढ़ते हैं अभी। तो जो इंडिकेटर्स, वो इंडिकेटर्स 3 टाइप के हैं। इंडिकेटर्स 3 टाइप का दिया हुआ है, 3 टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं। एक को कहते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, दूसरा है नेचुरल इंडिकेटर और तीसरा है सिंथेटिक इंडिकेटर। तो जो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर होता है, ये ओल्फैक्टरी इंडिकेटर उस सब्सटेंस को या उस इंडिकेटर को कहा जाता है जो अपना स्मेल चेंज करता हो। मतलब हम जब उसे एसिड या बेस में डालेंगे और वो अपना स्मेल चेंज करेगा, स्मेल के सहारे आपको बताएगा कि वो एसिडिक है बेसिक है, तो उस प्रकार के इंडिकेटर को कहा जाता है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। नाक से सूंघने पर आपको पता चलेगा, वो स्मेल वैसा बना के देगा आपको। ठीक है, तो देखिए सब्सटेंसेस दैट चेंजेज इट्स ऑर्डर, अपना गंध जो चेंज कर देगा इन एसिडिक और बेसिक मीडियम, एसिड के बेसिक मीडियम में डालने के बाद वो अपना गंध, अपना ऑर्डर, अपना स्मेल चेंज कर देगा, तो उसे कहते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। ठीक है, दूसरा है नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर का मतलब जो नेचुरली मिलता है, वैसा कोई चीज़ जो नेचर में अवेलेबल है, नेचुरली मिलता है, और अक्सर वो कलर चेंज करता है। नेचुरल इंडिकेटर जो होते हैं वो अक्सर कलर चेंज करते हैं, जिसके एग्जांपल आप देख सकते हैं। नेचुरल इंडिकेटर के अंदर आता है टर्मरिक, हल्दी, है ना, इसके अंदर क्या आता है, हल्दी। और दूसरा है लिटमस पेपर, लिटमस पेपर, ये नेचुरल इंडिकेटर के अंदर आता है, हल्दी और लिटमस पेपर। यहाँ ओल्फैक्टरी इंडिकेटर के अंदर कौन सा आएगा, इसका कौन सा एग्जांपल होगा? ओल्फैक्टरी इंडिकेटर का एग्जांपल होगा ओनियन जूस, प्याज का रस, ओनियन जूस, प्याज का रस जो होता है वो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, उसका एग्जांपल है। यहाँ पर दूसरा हो गया आपका नेचुरल इंडिकेटर, 2 होते हैं, एक हल्दी और दूसरा लिटमस पेपर। ठीक है, अभी इसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या किस में डालने पर क्या कलर चेंज करता है, आगे हम लोग को पढ़ना है, लेकिन अभी फिलहाल इस टॉपिक्स को देख रहे हैं। अगला सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर कहने का मतलब कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो लैब में बनाए हुए हैं, वही उन्हें को कहा जाता है सिंथेटिक इंडिकेटर्स। उसके एग्जांपल्स आप देख लीजिए, मिथाइल ऑरेंज या फेनोप्थेलिन, ये सब एग्जांपल्स जो जनरली यूज होते हैं, ये सब केमिकल्स इंडिकेटर के रूप में, इन्हें सिंथेटिक इंडिकेटर कहा जाता है। तो एग्जांपल्स आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, डेफिनेशन से कोई मतलब नहीं है, लेकिन एग्जांपल आपको ध्यान रखना है कि कौन किस प्रकार का इंडिकेटर है। मिथाइल ऑरेंज या फेनोप्थेलिन जो है ये सिंथेटिक इंडिकेटर के अंदर आता है। हल्दी और लिटमस पेपर जो है वो नेचुरल इंडिकेटर के अंदर आता है। उसी तरह ओनियन जूस जो है आपका ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के अंदर आता है। इस प्रकार और बहुत तरह के इंडिकेटर होते हैं, लेकिन जनरली हम लोग यही सब चीज़ों को पढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए कि इंडिकेटर जो है वो कौन सा इंडिकेटर एसी में डालने पर क्या कलर या क्या चेंज करता है और बेस में डालने पर क्या इफेक्ट दिखाता है, क्या चेंज होता है। नेचुरली जब वो हो तो वो किस कलर का होता है, सब कुछ हम लोग देखेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए लिटमस पेपर, आपको पिछले वीडियो में बताया गया कि लिटमस पेपर 2 टाइप का होता है, 2 कलर का होता है। वो एक कलर रेड होता है, दूसरा कलर ब्लू होता है। ठीक है, लिटमस पेपर बनता कैसे, कहाँ से मिलता है वो, तो लाइकेन आप समझते हैं, वो एल्गी होता है, शैवाल होता है। तो लाइकेन जो जिसको काई कहते हो, काई समझते हैं आप, जिसपे फिसल के बरसात में लोग गिरता है, तो जो काई है वो काई से ही, जिसको लाइकेन कहा जाता है, उसी से बनता है लिटमस पेपर। प्रोसेस है बनाने का। तो ये लिटमस पेपर जो है, रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर, तो अगर रेड लिटमस पेपर है तो इसका नेचुरल कलर क्या होगा, रेड। नॉर्मल सी बात, जब रेड लिटमस पेपर है तो कलर भी रेड होगा। लेकिन जब वो एसिड में डाला जाएगा, तो आप याद करिए पिछले वीडियो में आपको बताया गया है कि एसिड क्या करता है, एसिड कौन सा कलर लाता है। तो मैंने आपको बताया था कि एसिड जो है वो रेड करता है, याद अगर आया हो तो। एसिड क्या करता है, एसिड रेड करता है और बेस जो है
वो ब्लू करता है। याद अगर आया हो, ये देखिए मैंने आपको लॉजिक बताया था कि बेस का बी और ब्लू का भी बी, तो बेस क्या करता है, ब्लू करता है। बेस क्या करता है, ब्लू करता है। तो बेस जो है वो ब्लू करता है, तो एसिड क्या करेगा, रेड करेगा। याद रहेगा ये, ठीक है। ये पिछले वीडियो में बताया गया था, यहाँ फिर से आपके सामने आया हुआ है। तो अब सोचिए कि एसिड जो है वो रेड करता है, और उसमें अगर हम लोग रेड लिटमस पेपर ही डाल देंगे तो क्या कौन सा कलर चेंज करेगा, उसका काम ही रेड करना है, और रेड उसको दे दिए, कोई कलर चेंज नहीं करेगा। यही इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि रेड लिटमस पेपर को अगर हम लोग एसिड में डालते हैं तो एसिड में डालने पर उसका काम है रेड करना, रेड पहले से है इसलिए रिमेन्स रेड, ये रेड ही रह जाता है, कोई कलर चेंज देखने को आपको नहीं मिलता है, ठीक है। अब आगे देखिए, अगर यही रेड लिटमस पेपर को अगर हम लोग बेस में डालते हैं, बेस का काम क्या है, ब्लू करना, बेस का काम ब्लू करना, तो कॉमन सेंस लगाइए कि बेस ब्लू करता है, और बेस में अगर हम लोग रेड लिटमस पेपर डाल देंगे तो उसको ब्लू बना देगा, क्योंकि उसका काम है ब्लू करना, जो उसको दीजिएगा उसको ब्लू कर देगा। लिटमस पेपर दोनों में से जो उसको दीजिएगा उसको ब्लू कर देगा। अगर ब्लू ही उसको देंगे तो कुछ नहीं कर पाएगा, कोई इफेक्ट दिखेगा नहीं, लेकिन अगर रेड देंगे उसको क्या कर देगा, ब्लू कर देगा। तो रेड लिटमस पेपर क्या है, एसिड में डालने पर रेड डालेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन बेस में डालने पर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, ठीक। उसी तरह से जो ब्लू लिटमस पेपर है, वो ब्लू लिटमस पेपर क्या करता है, तो ब्लू जिसका नेचुरल कलर ब्लू है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर एसिड में डालेंगे तो एसिड क्या करता है, रेड करने काम करता है, तो ब्लू लिटमस पेपर कौन सा कलर में बदल जाएगा, रेड में। लेकिन ब्लू अगर बेस में डालते हैं, आप ब्लू किस में डालते हैं, बेस में, तो बेस क्या करता है, ब्लू करता है, तो जब उसको ब्लू करता है और ब्लू हिट दे रहे हैं तो कोई फर्क उसको नहीं पड़ेगा, तो ब्लू का ब्लू रह जाएगा, रिमेन्स ब्लू। समझ पाए? तो ये दो पॉइंट्स आपको इतने, ये दोनों पॉइंट से यहाँ पर यही आपको समझा चुके हैं। ये दोनों पॉइंट जो कहता है एसिड रेड करता है और बेस ब्लू करता है, और ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बहुत काम देगा आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ और इंडिकेटर्स दिखाए गए, जैसे फेनोप्थलीन। फेनोप्थलीन क्या करता है, तो फेनोप्थलीन का पहले नेचुरल कलर जान लीजिए। फेनोप्थलीन जो कलरलेस होता है, मतलब उसका कोई कलर नहीं होता, देखने में आपको बिल्कुल पानी जैसा लगेगा, ठीक। जब फेनोप्थलीन को हम लोग एसिड में डालते हैं तो एसिड में डालने पर उसका कलर चेंज नहीं होता है, मतलब कलर का कलरलेस ही रह जाता है, ठीक है। तो फेनोप्थलीन क्या है, एसिड में डालेंगे तो कोई कलर चेंज नहीं करेगा, मतलब कलरलेस ही रह जाएगा, उस पर कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन वही जब फेनोप्थलीन को हम लोग बेस में डालते हैं तो वो कौन सा कलर दे देता है, पिंक। ध्यान रखिएगा, इस टेबल से क्वेश्चन जरूर निकलेंगे, डायरेक्टली नहीं पूछ देगा कि कौन सा कलर में बदल जाएगा, ये डायरेक्टली नहीं पूछने वाला, लेकिन आपको क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट करके देगा, लेकिन टॉपिक या कंसेप्ट यहीं से रहेगा, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जरूर आपको परेशान करेगा। तो ध्यान रखिए, फेनोप्थलीन क्या करता है, तो फेनोप्थलीन बेस में जाएगा तो पिंक कलर में हो जाएगा, नहीं तो हमेशा वो कलरलेस रहेगा। बेस में जाने पर पिंक होगा, नहीं तो हमेशा कलरलेस रहेगा, ठीक है। उसी तरह मिथाइल ऑरेंज, नाम ही है ऑरेंज, मतलब इसका ओरिजिनल कलर क्या होगा, ऑरेंज, ऑरेंज कलर का है। जब ये एसिड में जाएगा तो क्या करेगा, रेड करेगा, एसिड में जाने पर क्या करेगा, रेड करेगा। अब यहाँ से ध्यान रख सकते हैं, लिटमस पेपर क्या करता था, लिटमस पेपर को एसिड रेड करता था, उसी तरह मिथाइल ऑरेंज को भी क्या कर देगा, रेड कर देगा। लेकिन जब ये बेस में जाता है तो येलो हो जाता है। इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए। मिथाइल ऑरेंज अगर उसका नेचुरल कलर क्या है, ऑरेंज ही है, नाम इस पता चल रहा है। एसिड में जाने पर रेड कलर का हो जाएगा और बेस में जाने के बाद वो येलो कलर का हो जाएगा, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज जरूर ध्यान रखेंगे आप, रेड कलर बेस एसिड में जाने के बाद, येलो कलर बेस में जाने के बाद, ठीक है। यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं, जैसे टर्मरिक यहाँ पर नहीं बताया है टेबल में। टर्मरिक जो होता है हल्दी, वो हल्दी का क्या हालत है, टर्मरिक कौन सा नेचुरल कौन सा कलर है इसका, नेचुरल येलो कलर का होता है, आप सबको पता है हल्दी येलो कलर का होता है। हम जब इसे एसिड में डालते हैं तो एसिड में डालने के बाद ये हल्दी कोई कलर चेंज नहीं करता, नो इफेक्ट, यहाँ पर कोई रिमेन्स येलो, येलो ही रह जाएगा, कोई इफेक्ट देखने को आपको नहीं मिलेगा। लेकिन यही जब हल्दी बेस में जाता है, बेस के साथ मिलता है, तो यही दिखता है रेड कलर में, ये हो जाता है कौन सा कलर,
रेड कलर। ये देखिए पूरा टेबल आपको कंफ्यूज करने लगेगा, कभी कभी एसिड रेड कर रहा है, कभी कभी बेस रेड कर रहा है, बड़ा कन्फ्यूजन है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा एक दो बार देख के समझ के ध्यान रखना पड़ेगा। टर्मरिक जो है येलो कलर का होता है, एसिड में डालने पर कोई कलर चेंज देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन बेस में जाएगा तो बेस में कौन सा कलर हो जाएगा, रेड कलर हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल हमारे डेली लाइफ में भी होता है, और ये बहुत सारे आप शॉर्ट्स या बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में आप देखे होंगे कि हल्दी है, पहले साबुन का घोल लिया, मतलब साबुन हो गया, शैम्पू हो गया, ग्लास लिया, ग्लास में साबुन घोल दिया और उसमें हल्दी का पाउडर डाला, उसका वो रेड कलर का दिखने लगा, हल्का हल्का रेड हो गया। ये तो कोई शॉर्ट्स या कोई वीडियो में आप देखते होंगे। उसी तरह से आप अपने डेली लाइफ में आपके साथ हो चुका होगा, या आप कई बार देखे होंगे। आप नोटिस करिए कि जब आप खाना खाते हो और किसी कारण से अगर सब्जी जिसमें हल्दी होता है वो सब्जी आपके कपड़े पे गिर जाए, शर्ट पे गिर जाए, उसके बाद वो येलो कलर का हो जाता है। जब उसे आप धोते हैं, धोने के समय जब उस पर आप साबुन या सर्फ लगाते हैं, साबुन या सर्फ के बिना धोइएगा नहीं आप, तो साबुन या सर्फ जब उस पर लगाते हैं तो आप नोटिस करिए कि जहाँ हल्दी लगा हुआ था वहाँ पर वो कलर अब येलो हट के रेड हो चुका है। क्यों ऐसा हुआ? तो हल्दी जो है, हल्दी उस पर आपने क्या अप्लाई किया, चाहे साबुन चाहे सर्फ, साबुन या सर्फ दोनों किसका एग्जाम्पल है, बेस का। याद आया? हम पिछले वीडियो में बताए थे ये बात कि साबुन सर्फ बेस होता है, टूथपेस्ट भी बेस होता है। तो साबुन या सर्फ जो है वो बेस है, वो हल्दी पर बेस आ गया, तो हल्दी बेस में जाने के बाद कौन सा कलर बदल देगा, तो येलो से क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। इसीलिए आपके कपड़े पर जहाँ हल्दी था वो हल्दी का कलर उस समय रेड हो जाता है, और फिर इसको लगातार रगड़ के हटाया जाता है तो हट जाता है। लेकिन समझ पाए ना, हल्दी पर बेस लगा देते हैं, मतलब साबुन या सर्फ का मिक्सचर उस पर डाल देते हैं, सॉल्यूशन उसमें डाल देते हैं, तो वो अपना कलर बदल के रेड हो जाता है। तो ये टर्मरिक जो हल्दी है वो भी इंडिकेटर के रूप में काम करेगा, लेकिन बेस में इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सारे जो हैं इंडिकेटर्स हैं। इन इंडिकेटर्स को जरूर ध्यान रखना आपको कि कौन सा इंडिकेटर एसिड में जाने पर क्या काम करता है और बेस में जाने पर क्या काम करता है। इसे जरूर आप नोट डाउन कर लीजिएगा और रिमेंबर, थोड़ा सा मेमोराइज करते रहिएगा इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए लिटमस टेस्ट, वही लिटमस पेपर जो है, लिटमस पेपर का टेस्ट ये कैसा दिखेगा आपको, तो मैं थोड़ा छोटा करता हूँ। देखिए ये इसमें जो, अब सोचिए कि ये जो सॉल्यूशन क्या होगा, ये सॉल्यूशन क्या है, एसिड है कि बेस है, ये सॉल्यूशन क्या है, एसिड या बेस। तो थोड़ा देखिए यहाँ पर जो कलर दिख रहा है वो कलर कौन सा है, ब्लू कलर। एग्जैक्ट ब्लू नहीं होता, फिर भी आप समझते हैं, ये ब्लू कलर का है। ब्लू कलर का लिटमस पेपर डाला गया और देखिए क्या हो गया, रेड कलर। ये कौन सा कलर दिख रहा है आपको, रेड। तो ब्लू लिटमस पेपर डाला गया था और क्या हो गया, रेड। तो सोचिए कि रेड कौन करता था, लिटमस पेपर को रेड कौन करता है, एसिड। मतलब ये बताइए ये सॉल्यूशन कौन सा है, ये सॉल्यूशन है एसिड, है ना। देखिए यहाँ लिखा भी है, लिटमस पेपर टर्न्स रेड व्हेन डिप्ड इन एन एसिडिक सॉल्यूशन। ये एसिडिक सॉल्यूशन है, समझ पाए। उसी तरह यहाँ पर एक सॉल्यूशन आपको दिया गया है और लिटमस पेपर के टेस्ट हम पता कर सकते हैं। तो देखिए लिटमस पेपर हम कौन सा डाले हैं, ये लिटमस पेपर किस तरह का दिख रहा है, ऊपर देखिए आप, रेड कलर का दिख रहा है यहाँ पर, और सॉल्यूशन में जाने के बाद कौन से कलर का दिख रहा है आपको, ब्लू कलर का दिख रहा है। तो आप सोचिए लिटमस पेपर को ब्लू करने वाला सॉल्यूशन कौन था, तो बेस ब्लू करता था, बेस ब्लू। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा बेस। समझ पाए, क्लियर हो गया ये बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए अल्कलाइन लिखा हुआ है, आपको समझाए थे अल्कलाइन का मतलब जो बेस पानी में घुलता है, वाटर सोल्यूबल जो बेस होता है उसे हम अल्कलाइन भी कहते हैं, इसलिए यहाँ पर अल्कलाइन लिखा हुआ है। ठीक है, आगे जा रहे हैं। अब एसिड्स के कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज है, इसके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज थे वो हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि वो कौन सा आयन रिलीज करता है, कौन सा टेस्ट उसका होता है, ये सब हम देखे हैं पहले। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है कि नहीं करता है, कब करता है, क्यों करता है, वो सब पिछले वीडियो में आपको बताया गया है।
ठीक है। आज हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी देख रहे हैं। तो एसिड्स का केमिकल प्रॉपर्टी जो है, किसी भी चीज़ का केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? तो कोई भी चीज़ का अगर आप केमिकल प्रॉपर्टी देखते हो उसका मतलब कि वो किसी से रिएक्शन करने के बाद क्या बनाएगा। एक्चुअली केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग केमिकल रिएक्शंस देखा करते हैं कि वो कंपाउंड या कोई वो जो चीज़ है वो किसी और के साथ कंबाइन होने के बाद, रिएक्शन करने के बाद क्या बना देता है। ठीक है, तो चलिए केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स का, सॉरी एसिड्स का हम लोग देख रहे हैं। तो एसिड्स का केमिकल प्रॉपर्टीज देखिए, पहला, जब एसिड रिएक्ट करेगा किसके साथ? मेटल के साथ। एसिड जब मेटल से रिएक्ट करता है तो रिएक्ट करने के बाद क्या बनाता है? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ये रिएक्शन आप पिछले चैप्टर में भी देखे हैं। चैप्टर नंबर 1 आपको पढ़ाया गया है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। उस चैप्टर में भी इस रिएक्शन को आप देखे थे और वहीं मैंने आपको कहा था कि अगले चैप्टर में उस टॉपिक को और क्लियर किया जाएगा। तो थोड़ा मुझे बताइए इस इक्वेशन को देखकर कि ये इक्वेशन जो आपको दिख रहा है किस प्रकार का रिएक्शन है। चैप्टर 1 आप रिएक्शंस वहाँ पढ़े थे, कौन कौन सा? कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रेडॉक्स और छोटे मोटे और बहुत सारे पढ़े थे आप, लेकिन ये मुख्य रूप से 5 आप पढ़े थे। तो यहाँ पर बताइए ये कौन सा रिएक्शन का टाइप है? आपको अगर याद हो सोच लिए। चलिए देखिए, यहाँ पर HCl, यहाँ पर Zn। Zn क्या है? एक मेटल है। ये क्या है? एक मेटल है। और ये क्या कर रहा है? हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है, हाइड्रोजन को हटा दे रहा, भगा दे रहा है और खुद हाइड्रोजन जिसके साथ कंबाइन था उसके साथ ये खुद कंबाइन हो जा रहा है। मतलब यहाँ से हाइड्रोजन हट गया, देखिए बाहर बेचारा अकेला चला गया, लात मार के भगा दिया उसको। और जिंक जो है क्लोरीन के साथ कंबाइन हो गया। नहीं, याद करिए कौन सा रिएक्शन होगा ये? तो ये था कौन सा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में अगर आपको याद हो तो रिएक्टिविटी सीरीज आपको बताया गया था, वहाँ टेबल भी हम बताए हैं। आप में से जो नहीं देख पाए हैं या जो नहीं समझ पा रहे हैं वो आप जाके उस वीडियो को देखिएगा, चैप्टर 1 का वीडियो है। तो यहाँ पर चलिए, उसमें रिएक्टिविटी सीरीज बताया गया था और रिएक्टिविटी सीरीज में क्या था कि जो हाई रिएक्टिव मेटल है, जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, वो कम रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्यूशन से हटा देता है, भगा देता है उसको। तो यहाँ पर आप जब उस रिएक्टिविटी सीरीज को देखिएगा तो आपको मिलेगा मेटल और ये मिलेगा हाइड्रोजन। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन है, ये मेटल नहीं है, लेकिन रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन दिया हुआ था। और जब उस सीरीज को आप देखिए तो आपको पता चले हाइड्रोजन से ऊपर है जिंक, मतलब जिंक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है और हाइड्रोजन के कंपेयर में। तो यहाँ पर जिंक जो है वो क्या करेगा? हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, भगा देगा, खुद ZnCl2 बन जाएगा, जिंक क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप पढ़े वहाँ पर। चलिए अभी हम लोग, ये रूल ही है एक्चुअली, क्या है कि कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है, अगर कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो बनाएगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। समझ पाए क्यों बनाएगा? क्योंकि डिस्प्लेस करेगा, डिस्प्लेस करने के बाद H अकेला हो जाएगा बेचारा, तो H अकेला रह नहीं सकता, तो पक्का वो अपने 2 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा, H2 बना लेगा। तो इसको डिस्प्लेस करने के कारण हाइड्रोजन गैस बनेगा। और अब जिंक इसके साथ कंबाइन होगा तो पक्का वो कोई ना कोई सॉल्ट बनाएगा। जिंक क्लोराइड एक सॉल्ट है। ठीक है, तो याद रहेगा ये रूल, ये प्रॉपर्टी याद होना चाहिए। पहला कि कोई भी एसिड जो है अगर उसे मेटल से रिएक्ट करवाते हैं आप, तो मेटल से रिएक्ट कराने के बाद वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा जो हमारा है, अच्छा इसका और एग्जांपल आप देख लीजिए, और भी एग्जांपल्स इसके हो सकते हैं। जैसे Zn प्लस H2SO4 जिंक H2SO4 के साथ कंबाइन अगर होता है तो रिएक्टिविटी सीरीज, या छोड़िए यहाँ पर सीधे रूल को देख लेते हैं। मेटल है वो इसके साथ जब कंबाइन होगा तो ये हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देगा, क्योंकि यहाँ कहा गया हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। तो हाइड्रोजन गैस बनेगा इधर, जो बचा है SO4 और इधर कौन बचा? Zn। तो जिंक और सल्फेट दोनों मिलके बना लेगा कंपाउंड, सॉल्ट बना लेगा। तो जिंक जो है SO4 के साथ मिलके जिंक सल्फेट बनाएगा, SO4 को सल्फेट कहते हैं, आयन है ये। तो
क्या हो जाएगा, जिंक सल्फेट ZnSO4। समझ पाए, ZnSO4 प्लस H2। ये क्या है, एग्जाम्पल्स हैं किसके, जब एसिड के साथ मेटल रिएक्ट करता है, ध्यान रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एसिड जो है वो मेटल कार्बोनेट के साथ अगर रिएक्ट करता हो, मेटल कार्बोनेट कहने का मतलब है, एक एग्जांपल में देखिए सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा, एक एग्जांपल में दिया गया है। तो जब एसिड मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो बनाता है सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। ये ऊपर जैसा ही है, सिर्फ यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज क्या आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि इसके पास था कार्बोनेट। एसिड जब मेटल से रिएक्ट करता था सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता था, यहाँ पर सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ना बना के वाटर बनाया है और इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया है, ठीक है, ध्यान रहेगा। तो एसिड जो है वो मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो बनाएगा सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O, वाटर, यहाँ पर वाटर बनता है, ठीक। एक एग्जांपल देख लीजिए आप, HCl जो है वो Na2CO3 के साथ, ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट, ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट। तो जब HCl हाइड्रोजन क्लोराइड जो है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये जब एसिड सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा, तो देखिए इसका मान लें हमको सॉल्ट पता नहीं, लेकिन ये दोनों तो पता, CO2 और H2O। तो CO2 और H2O, HCO, ये हो गया CO और H, ये तीनों से इधर कंपाउंड बन गया है COH से। जो बच गया, क्या क्या बचा, Na बचा और Cl बचा। तो Na और Cl से क्या बन जाएगा, सोडियम और क्लोरीन से क्या बन सकता है, सोडियम क्लोराइड। इसलिए यहाँ पर सॉल्ट क्या हो गया, सोडियम NaCl, फिर उसको बैलेंस करने के लिए 2 लगाया गया। समझ पाए, जब कभी ऐसा रिएक्शन आपको लिखना हो तो बड़े ध्यान से रखिएगा, जो चीज़ें कंफर्म हो तो पहले हम लोग लिख देंगे। जैसे CO2 और H2 कंफर्म था तो COH से बना हुआ कंपाउंड वहाँ चला गया, ये देखिए CO और H से बना हुआ कंपाउंड वहाँ चला गया। बच गया कौन कौन, Na और Cl बच गया था। तो Na और Cl से बनने वाला सोडियम क्लोराइड होगा, इसलिए NaCl यहाँ पर लिखा जाता है। आप याद रख सकते हो कि क्या बनेगा प्रोडक्ट के रूप में। तो इसी तरह भी याद रखिएगा, ये सब चीज़ों को जो फिक्स है उसको रख दो और जो बचा उसके साथ यहाँ देख लीजिए क्या बन सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसी तरह जब एसिड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा, देखिए मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों अलग अलग चीजें हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ है HCO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट, यहाँ है सिर्फ CO3 कार्बोनेट, ठीक है। तो एसिड जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट इसी के जैसा बनाएगा, कोई चेंज नहीं देखने को आपको मिलेगा। सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O, यहाँ पे था सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। कहने का मतलब मेटल एसिड चाहे मेटल कार्बोनेट से बना रिएक्ट करे या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करे, एसिड दोनों में से किसी से रिएक्ट करता हो, मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, वो प्रोडक्ट एक ही जैसा देगा। क्या क्या देगा, सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। चलिए अब देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये दोनों कंफर्म तो रहता है, तो ये दोनों कंफर्म है वही लिख देंगे, लेकिन सॉल्ट क्या बनेगा तो कैसे चेक करते हैं। देखिए HCl प्लस NaCO3, यहाँ पर देखिए ये हाइड्रोजन, ये कार्बन और ये ऑक्सीजन, ये चारों से मिलके बन चुका है इधर। अब जो बचा, क्या क्या बचा, Na और Cl बचा, तो फिर वही बात, सोडियम और क्लोरीन से क्या बन सकता है, सोडियम क्लोराइड, समझे, इसलिए सोडियम क्लोराइड बनता है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं इसी का, अगर H2SO4 रहता और इसी के साथ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करता वो, तो क्या बनता, साल्ट मान लीजिए, अपने को नहीं पता, छोड़ दीजिए, लेकिन इधर CO2 और H2O तो कंफर्म है भाई, यही बनेगा, CO2 और H2O कंफर्म है। जो बच गया वो देखिए क्या क्या बचा, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन हो गया खत्म, कार्बन, ऑक्सीजन और इधर भी हाइड्रोजन खत्म। जो बचा वो सोडियम और सल्फेट, तो सोडियम और सल्फेट, सोडियम सल्फेट बनेगा। तो सोडियम सल्फेट, अब कहिएगा सर सोडियम सल्फेट यहाँ बनेगा, मान गए सोडियम और सल्फेट से, लेकिन फॉर्मूला क्या हुआ इसका, तो सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला, अगर आप फॉर्मूला नहीं बना पा रहे हैं तो आपको क्लास 9 का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। क्लास 9 में आप पढ़े थे, क्रिस क्रॉस एक मेथड था, ऐसे क्रिस क्रॉस करके एक मेथड था, उस मेथड से हम लोग केमिकल फॉर्मूला बनाया करते थे। कैसे बनाते थे थोड़ा रिमाइंड कर देता हूँ। कौन कौन सा है, सोडियम और कहाँ गया नीचे, सोडियम और सल्फेट। तो सोडियम देखिए यहाँ पे, इसको लिख दीजिए सोडियम और ये लिख दीजिए आपका सल्फेट।
सोडियम जो है उसके पास कितना आयन होता है, या तो मतलब कितना पॉजिटिव चार्ज या कितना नेगेटिव चार्ज उस पर होता है। तो सोडियम के पास एक पॉजिटिव चार्ज हो सकता है और सल्फेट के पास होता है दो नेगेटिव चार्ज सल्फेट के पास। अब कहिएगा सर ये इसका आयन या इस सब का आयन कैसे, तो क्लास 9 में चैप्टर नंबर 3 और 4 आप पढ़े होंगे। उस चैप्टर 3-4 से आपको चैप्टर नंबर 3 में इनके आयंस दिखाए गए हैं। अगर किसी को ध्यान नहीं है तो एक बार जरूर उसको आप वहाँ के वो वाला चैप्टर या उस टॉपिक को जाके जरूर देखें, ये आयंस वहाँ से आपका क्लियर होगा। तो चलिए यहाँ पर Na के साथ ये रूल क्या था, ये जो इसका आयन है सल्फेट का आयन सोडियम के साथ चला जाएगा और 1 जो है किसके साथ चला जाएगा, सल्फेट के साथ। तो 1 तो लिखने की जरूरत है नहीं, तो Na के साथ 2 हो जाएगा, मतलब क्या बन जाएगा Na2SO4। समझे, तो मतलब समझ गए यहाँ पर क्या बनेगा, Na2SO4 सोडियम सल्फेट। रिएक्शन लिखना समझ में आया। तो आपको दे देगा, रिएक्टेंट दे देगा और बोलेगा प्रोडक्ट बताइए क्या क्या प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा, ठीक है। और डायरेक्टली ये भी नहीं पूछता है कि प्रोडक्ट बताइए क्या क्या बनेगा, वो क्वेश्चन को ट्विस्ट करेगा, पूरा कहानी पहले समझाएगा, सुनाएगा। उसके बाद देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन देगा, हम प्रैक्टिस करवाएंगे क्वेश्चन। चलिए आगे, अगला हमारा मेटल ऑक्साइड। जब कोई एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है सॉल्ट एंड वाटर। यहाँ कंफ्यूज मत करिएगा, देखिए सब में सॉल्ट बना हुआ है। एसिड किसी के साथ रिएक्ट कर रहा है, किस किस के साथ, एसिड मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सॉल्ट बना रहा है। एसिड मेटल कार्बोनेट से कर रहा है तो बना रहा है सॉल्ट। एसिड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से तो भी सॉल्ट बना रहा है। और एसिड जो है मेटल ऑक्साइड से कर रहा है तो भी सॉल्ट बना रहा है। सिर्फ उसके साथ जो और चीज़ें बन रही है उसको आपको ध्यान रखना है कि एसिड जब मेटल से बनाता था तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता था, वही मेटल ऑक्साइड से बनाता है तो H2O रिलीज करता है। बाकी इन दोनों में हाइड्रोजन कार्बोनेट या तो मेटल कार्बोनेट के साथ अगर करता है तो CO2 प्लस H2O बनाता है साथ में साल्ट के साथ, ठीक है। चलिए, तो एसिड जो है वो मेटल ऑक्साइड से जब रिएक्ट करेगा तो बनाएगा सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक। तो ये तो अब एग्जांपल है सामने, हाइड्रोजन क्लोराइड ये कैल्शियम ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा और कैल्शियम ऑक्साइड किस अभी छोड़ दीजिए, जो हाइड्रोजन क्लोराइड है ये हाइड्रोजन क्लोराइड कैल्शियम ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो बनाएगा क्या क्या, देखिए हम तो ये जानते हैं कि H2O कन्फर्म है, वाटर तो H2O बनेगा पक्का है। तो H2O बन गया मतलब हाइड्रोजन ये और ऑक्सीजन ये दोनों से काम हो गया। अब बचा कौन, कैल्शियम और क्लोरीन। तो कैल्शियम और क्लोरीन से क्या बनता है, कैल्शियम और क्लोराइड। फॉर्मूला अगर कंफ्यूजन है तो कैल्शियम और क्लोरीन, कैल्शियम का आयन कितना होता है 2 और क्लोरीन का आयन कितना होता है 1। तो ये इधर गया ये इधर गया तो बना देगा CaCl2। यहाँ हो गया देखिए CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। समझ पाए। इस प्रकार ये हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज एसिड्स का देख लिए, ठीक है। आगे के टॉपिक्स में हम लोग आगे के जो टॉपिक्स होंगे उसको कवर किया जाएगा आगे क्लास में। अगर ये इस वीडियो सब कुछ अगर सीखे हो तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आगे के वीडियो जो आएंगे उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।